हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग जो पिछले क्लास थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा भूकंप क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके पीछे क्या कारण है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके पीछे क्या मानव जनित कारण है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भूकंप के पीछे कुछ ना कुछ तो मानव जनित कारण होंगे ही। तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो भूकंप है, आप लोगों को एक बात पता होगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से अवैध ढंग से खनन किया जा रहा है पृथ्वी पर, बहुत से उत्खनन कार्य चल रहे हैं, जो कि वैज्ञानिक ढंग से भी किया जा रहा है, कुछ अवैज्ञानिक ढंग से भी किया जा रहा है, जिससे कि हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान हो रहा है। और खनन के फलस्वरूप भी आप लोगों को पता है कि पृथ्वी में जब ड्रिलिंग मशीन डालकर और ड्रिल करते हैं और बहुत सारी और भी जो मशीनें आती हैं, वो पृथ्वी को ड्रिल करती है, तो उस प्रकार क्या होता है ना कि पृथ्वी में कुछ न कुछ मात्रा में कंपन उत्पन्न होती है। कंपन उत्पन्न होने की वजह से उसका ये नुकसान होता है कि कई बार यह भूकंप का निर्माण करती है या भूकंप की उत्पत्ति के लिए ज़िम्मेदार होती है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा नदी घाटी क्षेत्रों में अवैज्ञानिक अवैध निर्माण। आप लोगों को पता है कि वर्तमान में कई बार ऐसा होता है कि जो नदी की घाटी होती है, वहाँ पर क्या होता है ना कि अवैज्ञानिक ढंग से अवैध रूप से बहुत से निर्माण कार्य कर दिए जाते हैं। कई बार इंडस्ट्रीज़ बना दिए जाते हैं, कई बार ब बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये तो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव एरिया है, यानी कि ये भूगर्भिक दृष्टिकोण से ऑलरेडी बहुत ही अनस्टेबल है। तो बहुत इनस्टेबल है, यानी कि अगर आप इस पे कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जो कि यहाँ के लिए अनुकूल नहीं है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, असंतुलन की जो दशा है वो उत्पन्न हो जाएगी। और ये असंतुलन की जो दशा है, ये उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर कुछ मात्रा में क्या होगा, असंतुलन होने की वजह से कंपन होगा। और ऐसे क्षेत्रों में अगर कंपन होगा तो फिर क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। और याद रखिएगा कि यहाँ पर भूकंप जब उत्पत्ति होती है तो उसका जो तीव्रता होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो केदारनाथ का भूकंप है वो बिल्कुल इसी प्रकार का क्षेत्र है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये तो मैंने पहले भी बताया था, ड्रिलिंग। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी में बहुत से, जैसे मान लीजिए कि खनिज पदार्थ निकालने हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सा जहाँ पे कोयला निकलता है, तो जहाँ पर कोयले निकालने के लिए जो खनन कार्य किया जाता है पृथ्वी में, उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा रिलीज़ होता है, पृथ्वी को नुकसान होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपन होता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अगर देखें तो अवैज्ञानिक ढंग से बड़े-बड़े बाँधों या फिर जलाशयों का निर्माण करना, यह भी क्या होता है, भूकंप के पीछे का एक कारण हो सकता है। क्यों कारण हो सकता है? क्योंकि जो बाँध हम बना रहे हैं, उस बाँध के कारण कुछ न कुछ तो असंतुलन उत्पन्न होगा ही। तो असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से कई बार क्या हो जाता है, बाँध टूट जाता है और बाँध टूटने की वजह से ऊर्जा विमुक्त होता है और ऊर्जा विमुक्त के द्वारा ही क्या होती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। साथ ही कई बार ऐसा हो जाता है कि बाढ़ की भी समस्या हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में जो एक कोयना डैम है, तो कोयना डैम का क्या स्टोरी है कि वहाँ पर जनरली क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मात्रा में असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से बाँध टूट गया था और उस प्रकार से क्या हो गई थी, बाढ़ भी आ गई थी वहाँ पे। उसके अलावा अगर मानव जनित कारणों में देखें भूकंप के पीछे, तो वह भूमंडलीय तापन भी हो सकता है, जिसे आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, बेसिकली ये अप्रत्यक्ष रूप से भूकंप के लिए उत्तरदायी है, यानी ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि भूमंडलीय तापन के कारण जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और उनके पिघलने की जो दर है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है ना कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें कृत्रिम झीलों में वृद्धि के कारण बहुत सारा दबाव उत्पन्न हो रहा है। और दबाव में अगर वृद्धि होगा, यानी कि असंतुलन की दशा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी झील टूट रहा है और वहाँ से ऊर्जा भी मुक्त हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रही है, भूकंपीय तरंगों की उत्पन्न होगी और ये भूकंप जो है वो बहुत तेजी से आएगा। और भूकंप तो आएगा ही साथ क्या होगा, बाढ़ की समस्या भी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ का भूकंप,
देखिए इसको एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ग्लेशियर है, ठीक है? ये ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर जब टूट रहा है, बेसिकली ग्लेशियर पिघल रहा है बेसिकली, तो यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तभी जो ग्लेशियर की पिघलने की दर है वो भी ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जब ग्लेशियर जो पिघलेगी वो नीचे की ओर आते जाएगी, ठीक है? तो यानी पहाड़ों में भी वो क्या होने लगेगी, पानी का जमाव करने लगेगी, जिससे कि बहुत से कृत्रिम झीलों का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति होगी और यहाँ पर भूकंप और बाढ़ दोनों आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर कुछ और देखें हम लोग कि क्या रीज़न हो सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन क्रांति होती है, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि भूकंप आ सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को पता होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ वनों का कटाव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पशुओं का चारण कराने के लिए क्या करते हैं, उनको किसी भी एरिया में निकाल देते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। उससे क्या होता है ना, पशु अगर ज़्यादा मात्रा में जो है वो किसी एरिया पर जहाँ पर कि जो है वो घास वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर चारण कर सकते हैं, ठीक है? एक लिमिट तक। बट एक लिमिट से ज़्यादा अगर होगा, तो भी क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तनाव पड़ता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, ऊर्जा रिलीज़ होती है। ऊर्जा रिलीज़ होगी तो कंपन होगा और कंपन होने की वजह से क्या हो जाएगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा तो मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो बताया ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो ये भी है हमारा कि परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, इसको आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है? परमाणु परीक्षण में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, एग्ज़ाम्पल के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक बार क्या किया गया था, हाइड्रोजन परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था कि बहुत से एरिया में जो है वो भूकंप की जो सिचुएशन है वो देखी गई थी। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वितरण, भूकंप का वितरण किस प्रकार से है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर अगर भूकंप का वितरण देखें तो पहला हो जाता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा हो जाता है मध्य महासागरीय पेटी, तीसरा हो जाता है मध्य महासागरीय कटक और चौथा हो जाता है अन्य क्षेत्र। देखिए नाम सुनकर आपको सबसे फर्स्ट टाइम में यही लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सुनकर, पर जब मैं आपको ये समझाऊंगी तो आप लोगों को लगेगा ये तो काफ़ी इजी है। केवल आप लोगों को नाम याद रखना है, बाकी आप लोग इसका जो विश्लेषण है वो अपने आधार पर कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। तो पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत का ही मतलब क्या हो जाता है कि जरूर ये प्रशांत महासागर के आसपास का इलाका होगा जहाँ पर क्या हो रहा है, भूकंप ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। तो उसके पीछे भी तो कुछ रीज़न होंगे ना कि क्यों आ रहा है। देखिए आप लोगों को पता है कि ये जो है ये अलास्का है, यहाँ पर आप लोगों को कनाडा दिखेगा और ये आप लोगों का जो है वो यूएसए वाला एरिया है, ठीक है? इस तरीके से ये आप लोगों का क्या है, नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, और ये आप लोग आएंगे तो ये रशिया वाला रीजन हो जा रहा है। फिर इधर आप धीरे 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 पढ़ेंगे तो ये चाइना और इधर इंडिया। तो अगर आप लोग इसके बीच का जो एरिया है ये देखें तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है? इसको पी से डिनोट कर देते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन के आप लोग इर्द गिर्द देख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे कट कट का निशान पड़ा है, ठीक है? यही वो एरिया है जहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न होंगे, क्या रीज़न है देखिए। इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमा यानी कि वो प्लेटें क्या है, आपस में टकराती हैं। टकराने के फलस्वरूप क्या होती है, ये किसी नए चीज़ का क्या करती है, निर्माण करती है। देखिए जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है ना, इसका आप लोगों को पता है जो निर्माण हुआ है वो अभी सारी प्लेट से हुआ है। अभी सारी प्लेट यानी मैंने बताया दो प्लेटें मिलती हैं, टकराती हैं और वो क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव यानी वो निर्माण करती हैं किसका, नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों का। यहाँ पर लिखा भी हुआ है नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, ये जो एरिया है, ये जो बेसिकली ये जो पेटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखीयता देखी जाती है। सागर और स्थल का ये मिलन बिंदु है, इस वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, भूकंप आते हैं। और ये नवीन वलित पर्वतीयों का क्षेत्र है। और आप लोगों को पता होगा कि जो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो भूगर्भिक दृष्टि से क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। अस्थिर होते हैं यानी कि वो असंतुलन की अवस्था में रहते हैं। और जब ये असंतुलन की अवस्था में रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर
असंतुलन होने की वजह से कुछ न कुछ मात्रा में क्या होता है, टूट-फूट होते रहता है। टूट-फूट होता रहेगा यानी कि ऊर्जा का विमुक्तिकरण होता रहेगा, जिसकी वजह से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसको अगर हम लोग आसान भाषा से समझें, तो आप लोगों को एक बात तो मैंने बताया है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या है, डिफरेंट टाइप की प्लेटें हैं। डिफरेंट टाइप की प्लेटें मतलब पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट इत्यादि प्लेट हैं। अब ये जो प्लेटें हैं, आप लोगों को मैंने बताया है कि ये आपस में क्या करती है ना, टकराते रहती हैं या फिर एक दूसरे के अंदर क्या रहती है, उनका सबडक्शन होते रहता है, धँसते रहती है। तो जब कोई भी प्लेट एक प्लेट के नीचे धंसेंगी तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी, कहने का मतलब कि उस आसपास के एरिया में क्या उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न होगा। कंपन उत्पन्न होने की वजह से ही वो क्या हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाता है भूकंप के उत्पत्ति के लिए। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? देखिए, एग्जाम्पल से इसको समझिए। आप लोगों को पता है कि जापान में पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों ही क्या हो रही है ना, नीचे धंस रही है। ठीक है, पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे, यानी कि जो पैसिफिक प्लेट का डेंसिटी है वो यूरेशियन प्लेट से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए जापान में भूकंप और ज्वालामुखी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में जो चिली वाला एरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसी वजह से जो एंडीज़ पर्वत है, वहाँ पे बहुत से ज्वालामुखी बने और भूकंप आते रहता है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया में भी बहुत से ऐसे प्लेटें हैं, जैसे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे से टकराते रहती हैं। इसीलिए इंडोनेशिया प्लेट को क्या बोलते हैं, जनरली ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का क्या रीज़न है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। यहाँ पर ये रीज़न भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, यहाँ पर दुनिया का 75% ज्वालामुखी और लगभग 80 to 90% भूकंप आते हैं। देखिए, ये डायग्राम जो है वो आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी को समझने में हेल्प करेगा। देखिए, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ना, इसका जो विस्तार है वो यूरेशियन महाद्वीप के जो फोल्ड माउंटेन्स है वहाँ पर पाया जाता है, जहाँ की भूकंप का जो मूल कारण है वो प्लेटों के मध्य क्या है, अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट, यानी दो प्लेटें क्या होती है, आपस में टकराती है। ये आप लोगों का यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, यूरेशियन प्लेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये तो आप लोगों को पता है अफ्रीका है, और यहाँ पर ये एशिया वाला एरिया है। यहाँ पर आप लोगों को इंडिया दिखाई दे रहा होगा। तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के मध्य बहुत मात्रा में क्या होता है ना, कि घर्षण होता है, टक्कर होता है, ठीक है, अभिसरण होता है। तो इसके फलस्वरूप भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, अगर आप लोग इस तरीके का ही एक डायग्राम बना लेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी को समझने के लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा एलेबरेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी आंसर को। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तो रीज़न भी लिखा हुआ है छोटे से फॉर्म में कि अभिसरण इनके पीछे का मेन रीज़न है, यानी कन्वर्जेंट। फिर एक होता है समानांतर गति। उसके अलावा है नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स का जो निर्माण है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है कि फोल्ड माउंटेन्स का जब निर्माण होता है, उसके पीछे का मेन रीज़न ही यही है कि दो प्लेटें कन्वर्जेंट हो रही हैं। ठीक है, दो प्लेटों के मध्य क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो टक्कर होने की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी यानी कि उसके आसपास के एरिया में कुछ कंपन होगा, और उस कंपन की वजह से क्या हो जाएगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। इतना आप लोगों को समझ में आया? देखिए, थर्ड रीज़न है हम लोगों के भूकंप का जो बेसिकली विस्तार बोल सकते हैं, वो क्या है, हम लोगों का मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में। ये विस्तार आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यहाँ ये नॉर्थ वाला एरिया ले लीजिए, ये आपका साउथ वाला एरिया। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि किस लेवल पे जो है वो अटलांटिक क्षेत्र में विस्तार है भूकंप के एरिया का। किस वजह से यहाँ पर है भूकंप, आप लोग बता सकते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वहाँ पर तो कन्वर्जेंट हुआ था, लेकिन जो मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र है यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ था। डाइवर्जेंस मीन्स जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके मध्य कुछ मात्रा में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर अपसरण गति होती है, जिसके
परिणाम स्वरूप भ्रंशों का निर्माण होता है। भ्रंशों का निर्माण होने की वजह से ज्वालामुखी उद्गार और ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप आते हैं। ये आप लोगों को पता है ये क्या है? ये आप लोगों का जो है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाला एरिया है, और ये आप लोगों का अफ्रीका है, और ये आप लोगों का यूरेशियन प्लेट, बीच में इसके अटलांटिक महासागर है। ठीक है, देखिए बहुत इजीली मैंने डायग्राम से बताया है और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो भारत में वितरण के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना इस डायग्राम में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो बेसिकली क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है ना भूकंप के लिए, उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो इंडियन प्लेट है उसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा है तो गति कैसी हो जाएगी? वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए जब घनत्व ज़्यादा है यानी कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के भीतर उसका सबडक्शन हो जाएगा, छेपड़ हो जाएगा। तो छेपड़ होने की वजह से मैंने आप लोगों को ये वाला बताया भी था कि जब छेपड़ होगा तो यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने की वजह से ही यहाँ पर क्या आता है? भूकंप आता है। और जो इंडिया है उसमें आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों या फिर जोन में बांटा गया है। और ये जो 5 क्षेत्र या जोन है, इसमें फर्स्ट वाला जो है वो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है, सेकंड हाई डैमेज रिस्क जोन है, फिर मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है, और फिर लो डैमेज रिस्क जोन है। तो देखिए जो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है ना, वो बेसिकली जो पूर्वोत्तर वाला जो एरिया है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार, ये सारे जो है वो एरिया आते हैं। और उसके अलावा जितने जो पूर्वोत्तर वाले एरिया हैं जिसमें आपको 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट हैं वो भी दिखाई देंगे, ये रीजन जो है वो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन का है। उसके अलावा फिर हाई डैमेज रिस्क जोन में आ जाता है हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र। फिर मॉडरेट डैमेज, मॉडरेट डैमेज में क्या आता है? कोंकण, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, पूर्वी भारत के कुछ हिस्से। फिर लो डैमेज में आ जाता है हम लोगों का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये लो डैमेज रिस्क जोन है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया कि विस्तार किस प्रकार से है हमारे भूकंप क्षेत्र का। फर्स्ट क्या था? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, सेकंड था मध्य महासागरीय पेटी, थर्ड है मध्य महासागरीय कटक, फिर उसके अलावा क्या है? लास्ट वाला मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र। ये चारों ही आप लोगों को याद होना चाहिए, और आप लोग डायग्राम की सहायता से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो डायरेक्टली देख लेगा, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा भी नहीं, वो आपके डायग्राम से ही समझ जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेके कितना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।